इंटरस्टेलर विज्ञान और समय की एक अद्भुत पहेली। इस फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हुए हजारों वीडियो यूट्यूब पर पहले से मौजूद है, लेकिन आज भी इस फिल्म की कहानी के कई पहलू बिल्कुल अनछुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हुए उन्हीं कुछ पहलुओं पर आज नजर डालेंगे। तो कहानी शुरू होती है भविष्य में, जब हमारी पृथ्वी दम तोड़ रही है। फसलों की बीमारी और भयंकर धूल भरी आंधियों ने इंसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। हवा में ऑक्सीजन कम हो रही है और खाने के लिए सिर्फ मक्का बचा है। जहां अब कोई टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट की बात नहीं करता, क्योंकि अब लोगों का मानना है कि मशीन और साइंस ने ही दुनिया को बर्बाद कर दिया। इसी बर्बाद दुनिया में रहता है जोसेफ कूपर, जो पहले नासा का पायलट था, लेकिन अब औरों की तरह वो भी एक किसान बन गया है और वो अपने बेटे टॉम और बेटी मर्फ के साथ रहता है। कूपर की पत्नी की मौत के बाद उसके बूढ़े ससुर उसके बच्चों की परवरिश में उसकी मदद करते हैं। कूपर ये जानता है कि उसके बच्चे इस दुनिया की आखिरी पीढ़ी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों की परवरिश बड़ी जिंदादिली से करता है। कूपर अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता है। मर्फ बहुत तेज और जिज्ञासु लड़की है, वहीं टॉम एक किसान बनना चाहता है। कूपर मर्फ को हमेशा हर चीज को साइंटिफिक नजरिए से देखने की सीख देता है, और मर्फ जब कूपर को बताती है कि उसके कमरे में कोई भूत है जो कभी किताबें गिराता है तो कभी जमीन पर एक अजीब सा पैटर्न बनाता रहता है, तब कूपर उसे समझाता है कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये देखकर कूपर को भी कुछ अजीब सा जरूर महसूस होता है, क्योंकि उसके खेतों में काम कर रहे फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रैक्टर भी घर के पास एक खास जगह पर आकर अपने आप ही खड़े हो जा रहे हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बदलते बर्ताव को कूपर ने इससे पहले भी महसूस किया था, जब वो नासा में पायलट हुआ करता था, और गुरुत्वाकर्षण में हो रही ऐसी ही गड़बड़ी की वजह से उसे एक बार क्रैश लैंडिंग का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन गौर से देखने के बाद कूपर मर्फ को समझाता है कि ये जमीन पर बनी आम धूल की लाइनें नहीं, बल्कि बाइनरी कोड्स है, एक तरह के कोऑर्डिनेट्स जो गुरुत्वाकर्षण की मदद से बने हैं। शायद इनकी मदद से उन्हें कोई गुप्त संदेश देना चाहता है। बाइनरी कोड्स क्या है, ये इस वीडियो में हम आगे समझेंगे, जिसके बाद कूपर और मर्फ मिलकर उस मैसेज को डिकोड करते हैं, जिसे डिकोड करने पर उन्हें एक लोकेशन के बारे में पता चलता है। कूपर जानता है कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो वहां अकेले जाने का फैसला करता है, लेकिन मर्फ चुपके से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। कूपर मर्फ को साथ लेकर जब उस लोकेशन पर जाता है, तब वो दोनों वहां नासा के एक सीक्रेट बेस पर पहुंच जाते हैं। इस दुनिया में नासा अब गुप्त रूप से काम करता है। यहाँ उनकी मुलाकात होती है कूपर के पुराने प्रोफेसर प्रोफेसर जॉन ब्रेंट से, जहाँ प्रोफेसर ब्रेंट कूपर को बताते हैं कि मानवता को बचाने का अब एक ही रास्ता है, और वो है तारों के बीच का सफर। प्रोफेसर ब्रेंट बताते हैं कि लगभग 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वर्म होल अचानक प्रकट हुआ है। वर्म होल क्या होता है, इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक चादर है। अगर आपको इस चादर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना हो तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप अगर इस चादर को बीच से मोड़कर दोनों कोनों को मिला दे और बीच में एक छेद कर दे तो आप तुरंत आर पार जा सकते हो, और यही छेद है वर्म होल। लेकिन ब्रह्मांड की अब तक की खोज में एक असली वर्म होल को अभी तक खोजा नहीं गया है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत के मुताबिक भविष्य के इंसानों के लिए वर्म होल को बनाना शायद संभव हो सकता है। इस सिद्धांत के मुताबिक ग्रेविटी, जिसे हम एक फोर्स समझते हैं, वो कोई फोर्स नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की चादर में हुआ एक झुकाव या गड्ढा है, जो अंतरिक्ष में किसी भारी चीज के वजह से बनता है। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक चादर के बीच में बहुत भारी गेंद रखते हैं, तो वो गेंद अपने वजन से चादर को नीचे की ओर झुका देती है और एक गड्ढा बना देती है। और जब आप उस गड्ढे में एक छोटी गेंद को रखते हैं, तब वो लुढ़कते हुए उस बड़ी गेंद के गोलाकार चक्कर काटने लगती है, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के गोलाकार चक्कर काटती रहती है। ये सिद्धांत मूल तौर पर ग्रेविटी के बारे में है, लेकिन इसी सिद्धांत में अंतरिक्ष को एक चादर की तरह बर्ताव करते हुए देखा जा सकता है। अगर सरल शब्दों में कहे तो हमारे सूरज के वजन से अंतरिक्ष का किसी चादर की तरह झुकना ही गुरुत्वाकर्षण का वो गड्ढा बनाता है, जिस गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आते ही छोटी चीजें, जैसे कि हमारी पृथ्वी को रास्ता दिखता है कि आखिर उसे कहाँ घूमना है।
और इसी चादर की सतह पर पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह फैले हुए हैं, जो पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर है। और किसी तरह अंतरिक्ष की इस चादर को मोड़ा जाए तो उन ग्रहों को पृथ्वी के पास लाया जा सकता है। माना जाता है कि वर्म होल बनने के बाद वो बहुत ही अनस्टेबल हो सकते हैं और उसे इंसानों के ट्रैवल करने के लायक बनाने के लिए एक तरह की बहुत ही सारी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत हो सकती है, जिसे अब तक किसी भी प्रयोगशाला में बनाया नहीं गया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मानिए किसी पुराने जमाने में एरोप्लेन को उड़ाने की बात हो रही है। कुछ लोगों को वहां पता था कि ये संभव है, लेकिन उसे उड़ाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है उसकी खोज तब तक नहीं हुई थी। ठीक उसी तरह आज हम ये जानते हैं कि वर्म होल का बनाया जाना संभव तो है, लेकिन उसे बनाने के लिए कौन सी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो अब तक खोजी नहीं गई है। और अब कहानी में वापस लौटते हैं। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि धरती अब ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी। हमें किसी और ग्रह पर जाकर नई शुरुआत करनी होगी। उस वर्म होल को शायद इंसानों की मदद के लिए किसी और दुनिया की एलियन प्रजाति ने उन्हें वहां रखा है। वो वर्म होल एक दूसरी गैलेक्सी तक जाने का एक शॉर्टकट बनाता है। इस गैलेक्सी में एक विशाल ब्लैक होल है जिसका नाम है गारगेंटुआ, जहां इंसानों के रहने के लिए पृथ्वी की तरह 12 और संभावित ग्रह खोजे गए हैं। और उन सभी 12 ग्रहों में से इंसानों के रहने लायक कौन सा ग्रह होगा, ये जानने के लिए पृथ्वी से 12 वैज्ञानिकों को उन ग्रहों पर भेजा गया था, जिस मिशन का नाम था मिशन लेज़ारिस। और ये अपनी तरह का एक सुसाइड मिशन था, क्योंकि उन 12 वैज्ञानिकों में से सिर्फ 3 वैज्ञानिक ही पृथ्वी की ओर पॉजिटिव सिग्नल भेज पाए हैं और बाकी के 9 वैज्ञानिक ब्रह्मांड में हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो चुके हैं। और बाकी के बचे 3 वैज्ञानिक, जिनके नाम है मिलर, एडमंड और मान, इनको ढूंढने का जिम्मा प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को देना चाहते हैं, क्योंकि कूपर ही नासा का वो प्रशिक्षित पायलट है जो एंड्योरेंस जैसे बड़े यान के पायलट बनने के लायक है। आगे प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि जब तक वो इंसानों के रहने लायक ग्रह ढूंढने की यात्रा पर होगा, तब तक वो मानव जाति को बचाने के लिए अपनी 2 योजनाओं पर काम करेंगे। प्लान ए, अगर कूपर ब्लैक होल से जरूरी डेटा भेज पाए तो प्रोफेसर ब्रैंड उस डेटा से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हल करेंगे, जिसके बाद इंसान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर पूरी तरह से काबू कर पाएगा, जिससे एक विशाल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से उठाकर एक नए ग्रह पर ले जा सके। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि वो इस इक्वेशन को हल करने के बहुत नजदीक है और उनका दूसरा प्लान कूपर के साथ ही एंड्योरेंस स्पेसशिप में जा रहा है, जिनमें स्पेसशिप पर जमे हुए 5000 मानव भ्रूण वो अपने साथ ले जाएंगे, जिनकी मदद से वो नए ग्रह पर मानव कॉलोनी की नई शुरुआत कर सकते हैं। कूपर इस मिशन की अहमियत को जानता था। इस मिशन पर ना जाने का मतलब था अपने ही बच्चों को अपने सामने मरते हुए देखना, और एक पिता के लिए अपने बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, चाहे इसके लिए उसे अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े। हालांकि उसे इस मिशन के चलते अपने बच्चों से कई दशकों तक दूर रहना था। ये बेशक एक लंबा वक्त था, लेकिन दोबारा मिलने की उम्मीद फिर भी बाकी थी। लेकिन कूपर अपनी बेटी मर्व को ये समझा नहीं पाता है। कूपर के लिए ये मिशन जितना जरूरी है, मर्व के लिए उतना ही जरूरी है अपने पिता का साथ। कूपर ये चाहता है कि उसकी बेटी उसे जाने से पहले अच्छे से अलविदा कहे, लेकिन मर्व जानती है कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और हो सकता है कि उसकी नाराजगी के डर से वो उस मिशन पर जाए ही ना। इसके अलावा मर्फ उससे कहती है कि उसे किताबों के बीच से एक और मैसेज मिला है जो मोर्स कोड में है, और उसको डिकोड करने पर एक शब्द मिलता है और वो है स्टे, यानी रुक जाओ। और अब हम यहाँ बाइनरी और मोर्स कोड को आसान भाषा में समझेंगे। बाइनरी कोड को हिंदी में द्विआधारी कोड कहते हैं, यानी सिर्फ 2 अंकों का कोड। ये कंप्यूटर की दुनिया की सबसे बुनियादी और जरूरी भाषा है। बाइनरी कोड सिर्फ 2 अंकों पर आधारित होता है, 0 और 1। आपका कंप्यूटर या मोबाइल चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहे हो, जैसे कि गेम्स खेलना, वीडियो देखना या फिर टेक्स्ट पढ़ना, ये सब असल में अंदरूनी तौर पर 0 और 1 की लंबी श्रृंखला होते हैं, जिनमें हर लेटर, नंबर या सिंबल के लिए 0 और 1 का एक यूनिक पैटर्न सेट किया गया होता है। उदाहरण के लिए अगर हम अक्षर ए को टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसे समझता है 0 1 0 0 0 0 0 1। ये 0 और 1 कंप्यूटर में बिजली के सिग्नल को दर्शाता है। एक का मतलब है बिजली आ रही है
और जीरो का मतलब है बिजली बंद है। अगर आसान भाषा में कहे तो बाइनरी कोड कंप्यूटर की हाँ या ना वाली वो भाषा है जिसके बिना कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप काम ही नहीं कर सकता। और अब मोर्स कोड को समझते हैं। मोर्स कोड एक ऐसा कोड है जिसका आविष्कार सैमुअल मोर्स ने 1830 के दशक में टेलीग्राम मशीन के माध्यम से संदेश भेजने के लिए किया था। ये कोड आज भी इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। मोर्स कोड इन डॉट और डैश की अलग अलग कॉम्बिनेशन का उपयोग करके अंग्रेजी अल्फाबेट और डिजिट को दर्शाता है, जिसे इस शीट में देखा जा सकता है। संदेश देने के लिए इन संकेतों को आवाज जैसे बीप, प्रकाश जैसे टॉर्च, यहाँ तक कि स्पर्श जैसे उंगली से टैप के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, जिनमें अक्षरों के बीच छोटा स्पेस होता है और शब्दों के बीच एक लंबा स्पेस होता है। इसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि SOS। ये एक अंतरराष्ट्रीय आपदा संकेत है, जिसे 3 छोटे डॉट, 3 लंबी लाइनें और 3 छोटे डॉट से समझा जा सकता है। मोर्स कोड एक ऐसी गुप्त भाषा है जो केवल डॉट और डैश का उपयोग करके दूर दराज तक संकेत पहुंचा सकती है। और अगर आप बाइनरी और मोर्स कोड को अच्छे से समझ गए हो तो प्लीज इसे याद रखिएगा, क्योंकि यही कोड इस कहानी के अंत को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और अब कहानी में वापस लौटते हैं। वो अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कूपर अपना फैसला कर चुका है। और इसी कश्मकश के बीच कूपर जाने से पहले अपनी बेटी को अपने कलाई की घड़ी देते हुए उसकी दूसरी घड़ी के साथ वक्त मिलाते हुए बताता है कि जब वो ग्रेविटी से दूर स्पेस में होगा या फिर ब्लैक होल के नजदीक से गुजरेगा, तब उसके लिए टाइम धीमा चलेगा और हो सकता है कि वापस लौटने पर उसकी और मर्फ की उम्र बिल्कुल एक हो। और ये सुनते ही मर्फ उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन जाने से पहले कूपर मर्फ से वादा करता है कि वो जरूर लौटेगा। कूपर अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें है डॉक्टर एमिलिया ब्रैंड, जो डॉक्टर ब्रैंड की बेटी है, इसके अलावा डॉयल, ड्रोमिली और उनके साथ 2 और रोबोट्स जिनका नाम है टार्स और केस, इनके साथ वो एंड्योरेंस में सवार होकर शनि की ओर रवाना हो जाते हैं। शनि ग्रह तक पहुंचने में उन्हें 2 साल लगते हैं। वर्म होल से गुजरने के बाद वो एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं, जिसके केंद्र में एक विशाल काय ब्लैक होल है और इसी ब्लैक होल का नाम है गारगेंटुआ। ब्लैक होल दरअसल अंतरिक्ष में बने एक बहुत ही बड़े भंवर की तरह होता है, जो उसके पास आने वाली हर एक चीज को निगल जाता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। अगर कोई चीज ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में आती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। और अब शुरू होता है साइंस का सबसे बड़ा खेल, टाइम डायलेशन। ये आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी का हिस्सा है। तो सबसे पहले टाइम डायलेशन को आसान भाषा में समझते हैं। सिद्धांत 1, आप जितनी तेजी से चलते हैं आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। और सिद्धांत 2, आप जितनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर होते हैं आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है, जिसके बारे में कूपर यहाँ पर आने से पहले मर्फ को बता रहा था कि जब वो गारगेंटुआ की ग्रेविटी से गुजरेगा तब उसके लिए समय धीमा हो जाएगा और हो सकता है कि वापस लौटने पर उसकी और मर्फ की उम्र एक ही हो। और अब कहानी में वापस लौटते हैं। कूपर की टीम सबसे पहले मिलर के ग्रह पर लैंड करती है और ये ग्रह विशाल ब्लैक होल गारगेंटुआ के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये प्लेनेट पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। इस ग्रह पर बिताया हुआ हर एक घंटा पृथ्वी पर 7 सालों के बराबर है। टीम वहां लैंड करती है और उन्हें सिर्फ मिलर के यान का मलबा मिलता है। तभी एक विशाल लहर उनकी तरफ आ रही होती है। उस लहर से बचते हुए उस ग्रह पर उनका काफी वक्त बर्बाद हो जाता है और उनके एक साथी डॉयल की वहां मौत भी हो जाती है। जब कूपर और ब्रेंट एंड्योरेंस पर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने ग्रह पर केवल कुछ घंटे बिताए, लेकिन पृथ्वी पर 23 साल गुजर चुके हैं। और उन 23 सालों में कूपर को पृथ्वी से कई वीडियो संदेश मिलते हैं, जिसमें वो देख पाता है कि उसका बेटा टॉम अब बड़ा हो चुका है। वो लगभग हर साल उसे वीडियो संदेश भेजता रहता है और उन्हीं वीडियो संदेशों में उसे अपनी बेटी मर्फ का एक लौता संदेश मिलता है, जिसमें वो बताती है कि वो अब भी उससे नाराज है। मर्फ अब नासा में एक वैज्ञानिक रूप में काम कर रही है, जहां वो डॉक्टर ब्रैंड के साथ मिलकर
ग्रेविटी की इक्वेशन को हल करने की कोशिश कर रही है। इन वीडियो संदेशों को देखकर कूपर के मन में भावनाओं का ज्वार फूट पड़ता है। कूपर ने उस ग्रह पर महज कुछ घंटे ही बिताए थे, लेकिन पृथ्वी पर उसके बच्चों का पूरा बचपन गुजर चुका है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानते कि उनके पिता अभी तक जिंदा है भी या नहीं। और इस भावनाओं को सह पाना कूपर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी पता चलता है कि अब उनके पास एक ही ग्रह पर जाने का ईंधन बचा है, मान का ग्रह या फिर एडमंड का ग्रह। एमिलिया एडमंड के ग्रह पर जाना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन कूपर मान के ग्रह पर जाने का फैसला करता है क्योंकि मान अभी भी सिग्नल भेज रहा है। वहां पहुंचकर वो डॉक्टर मान को कायरो स्लीप से जगाते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वो एक विश्वासघाती है। मान का ग्रह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं था। उसने सिर्फ इसलिए फर्जी डेटा भेजा था ताकि उसे कोई रेस्क्यू करने आ जाए। वो बस मरना नहीं चाहता था। वो कूपर को मारने की कोशिश करता है और एंड्योरेंस को चुराकर भागने की भी कोशिश करता है। उसी दौरान उनका एक और साथी रोमिली भी वहां पर मारा जाता है। और इधर पृथ्वी पर प्रोफेसर ब्रैंड अपने अंतिम क्षणों में मर्फ को एक भयानक सच बताते हैं। वो बताते हैं कि प्लान ए को पूरा करने के लिए जरूरी गुरुत्वाकर्षण का डेटा प्रोफेसर के पास कभी था ही नहीं। उन्हें पता था कि वो पृथ्वी के लोगों को कभी नहीं बचा सकते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर ब्रैंड ने इस बारे में अपनी बेटी एमिलिया को भी झूठ बोला था और उन्होंने कूपर को भी सिर्फ प्लान बी के लिए भेजा था। मर्फ समझ जाती है कि नासा ने उन्हें धोखे में रखा था और वो सभी मरने वाले हैं। मान एंड्योरेंस की मैन्युअल डॉकिंग करने की कोशिश में मारा जाता है, जिससे यान को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है और वो ब्लैक होल गारगेंटुआ की तरफ तेजी से खींचने लगता है। लेकिन कूपर अपनी पायलट स्किल का इस्तेमाल करके क्षतिग्रस्त एंड्योरेंस को डॉक करने में सफल होता है। कूपर ये डॉकिंग कुछ ही मिनटों में पूरी कर लेता है, लेकिन गारगेंटुआ की ग्रेविटी में होने के कारण पृथ्वी पर अब तक 50 साल बीत चुके हैं। अब एंड्योरेंस टूट चुकी है, उसमें ईंधन कम है और एकमात्र उम्मीद है एडमंड का ग्रह। उस तक पहुंचने के लिए कूपर एक आखिरी कुर्बानी देता है। वो रॉबर्ट टार्स को लेकर शिप को हल्का करने के लिए खुद को ब्लैक होल गारगेंटुआ में गिरा देता है और एमिलिया रोबोट केस को लेकर डॉक्टर एडमंड के ग्रह की ओर अकेले ही रवाना हो जाती है। लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। कूपर ब्लैक होल में मरता नहीं है, बल्कि एक टेसरेक्ट नामक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। टेसरेक्ट एक ऐसी जगह है जो फ्यूचर के इंसानों ने कूपर के लिए बनाया था, जो समय और स्पेस से परे 5वें आयाम में रहते हैं। वो जानते थे कि कूपर ही वो कुंजी है जो मानवता को बचा सकती है। कूपर टेसरेक्ट के अंदर से अपनी बेटी मर्फ के कमरे को उसके जन्म से लेकर वर्तमान तक के हर पल में देख सकता है और तभी उसे एहसास होता है कि मर्फ के कमरे का भूत कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। जिसके बाद कूपर मर्फ को किताबें गिराकर मॉर्स कोड के जरिए वो संदेश भेजता है ताकि मर्फ उसे इस मिशन पर आने से रोक सके। और तभी रॉबर्ट टार्स, जो गार्गेंटुआ ब्लैक होल में कूपर के साथ है, उसने ब्लैक होल के अंदर का क्वांटम डेटा रिकॉर्ड कर लिया है और इसी डेटा की मदद से टार्स उसे बताता है कि वो अतीत को नहीं बदल सकते। जिसके बाद कूपर समझ जाता है कि उसके यहाँ होने का आखिर मकसद क्या है। दरअसल कूपर और मर्फ एक टाइम लूप का हिस्सा है, एक ऐसा टाइम लूप जो मानवता को बचाने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब इसे छोटे और सिंपल उदाहरण से समझते हैं। हमारा समय हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं और हमारा वर्तमान बीतने के बाद भूतकाल बन जाता है, लेकिन हमारा भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है। और यही समय की वो सीधी रेखा है जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन इसी सीधी रेखा के बीच एक सर्कल बना दिया जाए, तब हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही दिशा में उस सर्कल में घूमता रहेगा। और टाइम के इसी सर्कल को, या कहे इसी घटना को, टाइम लूप कहा जाता है। और इसी टाइम लूप में घटी घटनाओं को दोहराते हुए कूपर बाइनरी कोड के जरिए वो खुद को नासा का लोकेशन भेजता है ताकि इस टाइम लूप में वो बना रह सके। और नासा की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेजने के लिए वो यहाँ बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि किसी भी लोकेशन के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हमेशा अंकों में होते हैं। और जैसा कि पहले हमने समझा, बाइनरी कोड सिर्फ 2 अंकों का इस्तेमाल करता है, 0 और 1। और जैसा कि हम जानते हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट
एक कंप्यूटर की भाषा है जिसके कोऑर्डिनेट्स को एक्यूरेसी के साथ भेजने के लिए बाइनरी कोड्स का ही यूज किया जा सकता था। वहीं जब मर्फ को क्वांटम डेटा भेजते हुए कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके जब घड़ी की सुइयों को हिलाता है, तब वहां वो मॉर्स कोड का इस्तेमाल करता है। इसके दो मुख्य कारण हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा नेचर ऑफ डेटा। कूपर टेसरेट के अंदर फंसा हुआ था और उसे संदेश भेजना था अपनी बेटी मर्फ के कमरे में, जो अतीत में था। और कूपर के पास कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही मीडियम था और वो था ग्रेविटी। कूपर फिफ्थ डायमेंशन में होने के कारण मर्फ के थ्री डायमेंशन कमरे में गुरुत्वाकर्षण के छोटे झटके भेज सकता था, जो आसानी से डैश और डॉट में बदल जाते। और वहीं बाइनरी कोड एक्यूरेसी से भेजने के लिए तेज गति वाली बिजली की जरूरत होती है, जैसे वाईफाई या यूएसबी। ऊपर गुरुत्वाकर्षण के जरिए बाइनरी कोड भेज तो सकता था, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया होती जिसमें गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा होती। बाइनरी कोड इतने बड़े क्वांटम डेटा को भेजने के लिए बहुत लंबा हो जाता। ऊपर ने मोर्स कोड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो रिलायबल और आसान तरीका था। ये शुद्ध रूप से प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का निर्णय था और इस कहानी के अंत को भी बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करता है। लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि कूपर ने वो क्वांटम डेटा उस घड़ी में तब से फीड किया हुआ है जब मर्फ बहुत छोटी थी, यानी कि प्रोफेसर ब्रैंड भी उस वक्त जिंदा थे। कूपर चाहता तो ये डेटा बहुत पहले भेज सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर वो वक्त चुना जब वो इस मिशन के लिए पहले से ही निकल चुका था। क्योंकि अगर वो डेटा प्रोफेसर ब्रैंड को मिल जाता तो कूपर को इस मिशन पर जाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन अगर कूपर इस मिशन पर आता ही नहीं तो वो क्वांटम डेटा कभी उन तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए टाइम लूप की इसी संभावना को बनाए रखने के लिए कूपर ने वो टाइम चुना। हालांकि मर्फ को भी वो डेटा कई सालों बाद जब वो बड़ी हो जाती है उसके बाद मिल पाता है। और अब कहानी में वापस लौटते हैं। मर्फ उस घड़ी को उठाते ही उस कोड को समझ जाती है और आखिरकार वो ग्रेविटी इक्वेशन को हल करने में कामयाब हो जाती है। इस डेटा की मदद से उसे वो टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिससे वो विशाल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकालकर अंतरिक्ष में ले आती है। कूपर ने अपने प्यार और बलिदान से अतीत में जाकर भविष्य की मानवता को बचा लिया। टेसरेक्ट अपना काम पूरा करके कूपर को वापस शनि ग्रह के पास कूपर स्टेशन पर छोड़ देता है, जहां कूपर स्टेशन की सुरक्षा टीम उसे बचा लेती है। कूपर अब भी 35-40 साल का व्यक्ति है, लेकिन समय के फैलाव के कारण उसकी बेटी मर्फ अब एक 95 साल की बुजुर्ग महिला बन चुकी है। जहां पता चलता है कि मर्फ 2 साल से क्रायो स्लीप में थी। वो अपनी अंतिम सांसें अपने पिता से मिलने के लिए बचा रही थी। जहां एक कमरे में उसके नाती पोते उसका हाल पूछने इकट्ठा हुए हैं। वहां कूपर अपनी बेटी को जाकर मिलता है। कूपर और मर्फ का एक भावनात्मक मिलन होता है। मर्फ अपने पिता से कहती है कि उसका परिवार अब उसके पास है और कूपर को डॉक्टर एमिलिया ब्रैंड को खोजने के लिए जाना चाहिए, जो अब अकेले एडमंड्स के ग्रह पर प्लान बी के तहत नई मानव कॉलोनी बसा रही है। मर्फ उसे याद दिलाती है कि उसने प्लान ए को सफल बनाकर अपना काम पूरा कर दिया और वो कूपर से कहती है कि उसे अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसे एडमंड के ग्रह पर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। एडमंड का ग्रह ही वो आखिरी उम्मीद है जो आने वाली मानव पीढ़ी को अपना नया घर देगी। और इतने लंबे वक्त की दूरी के बाद कूपर अपनी बेटी को, जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, मानवता को बचाने के लिए एक बार फिर से उसे अलविदा कहता है और एक छोटी सी स्पेसशिप लेकर फिर से वर्म होल की ओर बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें डॉक्टर एमिलिया ब्रांड को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर एडमंड के प्लेनेट पर पहुंच चुकी है। लेकिन वहां उन्हें डॉक्टर एडमंड का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हालत में मिलता है, जिसका मतलब है कि उस प्लेनेट पर वो बिल्कुल अकेली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो प्लेनेट इंसानों के रहने लायक है, क्योंकि वो वहां पर बिना हेलमेट के भी सांस ले पा रही है। इंटरस्टेलर की कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हमें सिखाती है कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो समय और स्पेस की सीमाओं को पार कर सकता है। ये एक पिता और बेटी की कहानी है जिसने पूरे ब्रह्मांड के नियमों को तोड़कर एक दूसरे को और मानवता को बचाया। लेकिन यहाँ हम दर्शक एक और पिता और बेटी की जोड़ी को नजरअंदाज कर जाते हैं,
जहां प्रोफेसर ब्रैंड ये जानते हुए कि वो अपनी बेटी एमिलिया को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, इसके बावजूद वो मानवता की भलाई के लिए अपनी एक लौती बेटी को नए जीवन की शुरुआत करने दूर अंतरिक्ष में भेज देते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारा ये चैनल बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है और आप सबके सहयोग से ये बहुत ही जल्द हो सकता है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।